गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का युवा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर अब जो है आप जान रहे हो 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। ये सब आपके सहयोग के कारण ही और आपके प्यार के कारण ही हो पाया है। आगे भी इसी तरह से हमको सपोर्ट करते रहिएगा। और आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास है, कलचुरी से लेकर काकती तक, जिसमें कवर्धा के फड़ी नागवंश भी था, ठीक है। तो कलचुरी से लेकर काकती तक जो छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास है, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करा दिया था। आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। दूसरा, आधुनिक इतिहास देखो बड़ा चैप्टर है, तो इसको कम से कम हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। और 3 भागों में जो पहला भाग होगा, है ना, छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है, इसको हम कुल 3 भागों में बांटेंगे। जिसमें पहला भाग जो होगा वो मराठा होगा, कि मराठा साम्राज्य या मराठा शासन यहाँ कैसे स्थापित हुआ, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेजों को कैसे ये मिल गया, तो सेकंड में आ जाएंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। और अंग्रेजों के बाद जो है, बीच में मतलब अंग्रेज भी आएंगे, ठीक है। और अंग्रेजों के बाद जब क्राउन का शासन हो जाता है, वही अंग्रेज वाला चीज, तो उसके बाद जब क्रांतिकारी आंदोलन चालू होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ भी असहयोग आंदोलन के समय क्या हो रहा है, जंगल सत्याग्रह के समय क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम तीसरे फेज पे रखेंगे, ठीक है। तो 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला खंड होगा आज, जिसमें हमको मराठा और मराठों के साथ शासन करते समय भी अंग्रेजों ने शासन किया है ना, रघुजी तृतीय जब अल्पवयस्क थे उस समय, तो वो भी हम आज की क्लास में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कम से कम हम 3 क्लास लेंगे, या हो सके तो 2 में ही कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन दूसरा क्लास क्या है, काफी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि अगले क्लास में ये आधुनिक इतिहास को, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को पूरा कंप्लीट किया जाए कि 2 भागों में बांट कर किया जाए। और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कहां से? मराठा काल से। देखो, मराठा काल जो है, मराठा शासन को हमको 5 भागों में बांटकर पढ़ना होता है। कैसे? तो जब भास्कर पंथ का आक्रमण होता है, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष शासन कैसा रहा, उसके बाद प्रत्यक्ष शासन कैसे रहा, फिर सूबा व्यवस्था, फिर ब्रिटिश कालीन, और उसके बाद आपका आ जाता है जिल्हेदार वाला व्यवस्था। तो इस तरह से आप 5 भागों में बांटकर पढ़ते हो कि बीच में अंग्रेज आ जाते हैं, उसके बाद पुनः मराठा शासन कैसे चालू होता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, टॉपिक वाइज चलेंगी, लाइन बाय लाइन चलेंगी। तो पहले मराठा शासन कैसे चालू होता है, चलो देखते हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया कि वो मराठा सेनापति कौन था भाई। तो 1741 में इसने आक्रमण किया था छत्तीसगढ़ पर। हालांकि कोई युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है, और रघुनाथ सिंह ने क्या कर दिया था भाई, आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। तो आप इतिहास के बुक में ही पढ़ते हो कि ऐसा कोई युद्ध तो नहीं हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति भास्कर पंत था, और उसने 1741 में आक्रमण किया है। और इस दौरान राज्य में जो है रघुजी प्रथम का शासन था, ऐसा मान के चल सकते हैं। लेकिन ये अप्रत्यक्ष शासन था, मराठों ने प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया। तो शुरुआत में जो मराठा शासन है वो अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, मतलब मराठों के तरफ से कोई एक अधिकारी यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है, जो यहाँ से टैक्स वहां तक पहुंचाता है, बस इतना ही था। लेकिन इसके बाद जब बिंबाजी भोसले आते हैं ना, तब प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत होती है। तो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो आपको मैंने बताया कि इन्होंने आक्रमण किया था 1741 में। 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया? तो देखो, एकदम याद रखना कि जब पहली बार छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करने के लिए, या उड़ीसा जा रहा था वैसे भास्कर पंत तो, लेकिन बीच में छत्तीसगढ़ पड़ेगा, तो छत्तीसगढ़ पर पहली बार आक्रमण किसने किया? तो भास्कर पंत ने किया। लेकिन उस समय जो शासक थे, भोसला शासक, वो रघुजी प्रथम थे, ठीक है। और मराठों में जब आगे चलोगे ना, तो रघुजी द्वितीय आएंगे, उसके बाद रघुजी तृतीय भी आएंगे। और रघुजी तृतीय के समय ऐसा होगा कि रघुजी तृतीय अभी अल्पवयस्क है, मतलब छोटे से बच्चे हैं अभी, और उनके हाथ में शासन कैसे दिया जाए? तो उस समय अंग्रेज ये बोलते हैं कि जब तक रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाते, तब तक मराठों का साम्राज्य कौन देखेगा? मराठा शासन अंग्रेज देखेंगे। तो यहां पर मराठा साम्राज्य था, तो यहां पर भी अंग्रेज आ जाते हैं बीच में 1818 से 1830 तक लगभग। उसके बाद जब रघुजी तृतीय वयस्क हो जाते हैं, तो पुनः भोसला शासन चालू हो जाता है छत्तीसगढ़ में। क्यों?
क्योंकि रघुजी तृतीय जो है कहां से शासन करेंगे, नागपुर से, और नागपुर से ही कंट्रोल होता था, क्योंकि आप पढ़े हो इतिहास में ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, वैसे ही पुणे के पेशवा और नागपुर के भोसले, ऐसा पढ़ते हो आप, है ना, नागपुर के भोसले शासक। ठीक है, चलो, तो यहां पर यही समझना है कि उस समय जब मराठा यहां आना चालू हुए थे, मराठा शासन यहां स्थापित हो रहा था, उस समय रघुजी प्रथम जो है वो शासक थे। ठीक है, रघुजी द्वितीय कब थे और तृतीय कब थे, ये भी क्वेश्चन बनता है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? तो यहाँ के कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा जो थे वो कौन थे? भोसले थे। सिंधिया नहीं थे, ना तो होयसल थे, ना तो होलकर थे। कौन थे? भोसले थे। चलो, नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर आक्रमण किया? बिल्कुल किया। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया था? नहीं, क्योंकि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया? नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो इसमें केवल एक सही है। ठीक है, इसमें क्या है भाई? केवल एक सही है। इसको थोड़ा सुधार लेंगे इस ऑप्शन को। ठीक है, तो इसमें केवल एक सही है, इसलिए आंसर लोगे आप ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या लोगे आप? ऑप्शन डी। कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया? मतलब फाइनली देखो, अभी जैसे भास्कर पंत आके आक्रमण किया है, तो अभी रघुजी प्रथम नागपुर से क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब अप्रत्यक्ष शासन हो रहा है। लेकिन जब वहीं का कोई भोसला शासक छत्तीसगढ़ आ जाएगा और यहां रहकर शासन करना चालू करेगा ना, तो उसको प्रत्यक्ष शासन कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए आखिरकार छत्तीसगढ़ को मराठों ने अपने साम्राज्य में कब मिला लिया? तो याद करो बिंबाजी भोसले कब आए थे। ये अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना हम लोग, ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, समझना इसको, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, मराठा शासन, थोड़ा समझते हुए चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस कराते हुए चलता हूं। आप जानते हो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इसी तरह से रहता है। 5 भागों में बांट लो जी मराठा को। और सबसे पहले आप देखो अप्रत्यक्ष शासन। तो अभी तक हम अप्रत्यक्ष रूप से शासन को देख रहे थे। कैसे? तो नागपुर के शासक हैं इस समय कौन? रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम। और इसका सेनापति है कौन? भास्कर पंत। ये यहां आक्रमण करता है और क्या करता है? छत्तीसगढ़ में मराठों का जो है शासन स्थापित करने का कोशिश करता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं होता, क्योंकि ये जो है अपने एजेंट नियुक्त कर देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से शासन कब होता है? जब, अच्छा सन भी लिखना पड़ेगा, डेट भी लिखना पड़ेगा भाई आप, ठीक है, साथ में आपको डेट भी लिखना पड़ेगा। मराठों को आज अच्छे से समझा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, पहला डेट आपका आता है 1741, जब भास्कर पंत का आक्रमण होता है। 1741 से 1758 तक, 1741 से 1758 तक रघुजी प्रथम का शासन है। लेकिन वो डायरेक्ट शासन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट शासन का मतलब यहां आके करना होता, लेकिन वो कहां है भाई? वही नागपुर में है। अब नागपुर से वो शासन कर रहे हैं। अब मामला यहीं पर समझना, जब वो नागपुर से शासन कर रहे हैं तो वो अप्रत्यक्ष हुआ ना भाई। जैसे अभी मैं कहां से क्लास ले रहा हूं? अभी मैं बिलासपुर से क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो कोरबा में जो क्लास चल रही है वो मेरे अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कंट्रोल में है, समझ। लेकिन जब मैं कोरबा क्लास लेने जाता हूं तो वो मेरा प्रत्यक्ष शासन होता है वहां से, मतलब मेरा प्रत्यक्ष क्लास होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत कब होती है? 1758 में, जब बिंबाजी भोसले यहां आते हैं। और 1758 से आप मान सकते हो कि 1818 तक 1758 से 1887 तक प्रत्यक्ष शासन रहता है, क्योंकि इतने समय तक रहते हैं कौन? बिंबाजी भोसले। ठीक है, तो 1758 से 1787 ये डेट याद रखेंगे। इस समय है बिंबाजी भोसले, और बिंबाजी भोसले यहां आकर, यहां रहकर शासन करते हैं। इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत। तो कौन आ गए हैं भाई? तो आ गए हैं आपके बिंबाजी भोसले, है ना। कौन आ गए हैं? बिंबाजी भोसले। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ये कब तक रहेंगे? तो यहीं पे शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, 58 से 87 तक। यहां तक मामला समझ में आ गया ना। चलो, तो अप्रत्यक्ष शासन का क्वेश्चन तो ही बनता है कि मराठों ने कब छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया? तो 1741 में आक्रमण किया। उस समय शासक कौन थे? रघुजी प्रथम, नागपुर के भोसला शासक। सेनापति कौन था? तो भास्कर पंत था। ठीक है, उसके बाद मराठों ने प्रत्यक्ष शासन कब स्थापित किया? तो 1758 में मराठों ने
प्रत्यक्ष शासन कब स्थापित किया? तो 1758 में स्थापित किया, ये याद रखना है। ठीक है, मराठों ने प्रत्यक्ष शासन अगर पूछेगा तो कब स्थापित किया? 1758 में। और कैसे स्थापित किया? तो बिंबाजी भोसले खुद आए थे। तो अब हम जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना, वो प्रत्यक्ष शासन से संबंधित बनाने वाले हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी तो एक बार यस सर लिख देना ताकि हम आगे बढ़ सके भाई। तुरंत यस सर लिखो। कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में ला लिया? जब बिंबाजी भोसले यहां पर आए और यहां से प्रत्यक्ष शासन की उन्होंने शुरुआत की 1758 में। 58 से 87 तक थे वो। कब तक थे? 87 में उनका देहांत हो जाता है। कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था? तो आप जानते हो जब कलचुरी शासन समाप्त हुआ उसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन कौन था भाई? तो प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन किया है बिंबाजी भोसले ने। ठीक है, रघुजी भोसले को आंसर यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि रघुजी प्रथम जब शासक थे, भास्कर पंत जब यहाँ आए उस समय रघुनाथ सिंह ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उनको पद से नहीं हटाया गया था। ठीक है, हाँ, तो अप्रत्यक्ष रूप से शासन चल रहा था। शुरू है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई? तो आप जानते हो उनकी मृत्यु 1787 में हुई थी। 7 दिसंबर 1787 में बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो गई। ठीक है, कब मृत्यु हुई भाई? 7 दिसंबर 1787। किसकी मृत्यु हो गई? बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ का शासन फिर डगमगाने लगा। कैसे? आगे समझेंगे। ठीक है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? तो आप जानते हो मराठा शासक बिंबाजी भोसले के 3 पत्नी थी, आनंदीबाई, उमाबाई, रमाबाई। आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई, याद रखना है। आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई, तीनों याद रखना है। ठीक है, तो 3 आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई को याद रखना है कि बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां थी। ठीक है, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। चलो आगे। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करवाने वाले मराठा शासक का क्या नाम था? तो याद रखना, रतनपुर में राम मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर, खंडोबा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये चारों मंदिर जो है वो बिंबाजी भोसले ने बनवाए। कौन से 4 मंदिर? राम मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर, खंडोबा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। 4 मंदिर याद रखने। ये 4 मंदिर बिंबाजी भोसले ने बनवाया। कौन कौन सा? तो ये बनवाया है राम टेकरी, है ना, जिसको राम मंदिर बोलते हैं, राम टेकरी का मंदिर या राम मंदिर, है ना, राम टेकरी, संगमेश्वर, है ना, राम टेकरी, संगमेश्वर, इसके अलावा खंडोबा और लक्ष्मी नारायण। नोट कर लीजिएगा, है ना, पहली बार अगर सुन रहे होंगे तो। मोहम्मद खान तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे। उस किले का नाम क्या था? तो उस किले का नाम था मदनगढ़। और इस किले के अंतर्गत जो 5 क्षेत्र आते थे वो कौन कौन से क्षेत्र थे भाई? तो पहला था अकलतरा, सुने हो, दूसरा है किकरदा, अकलतरा, किकरदा, खरौद, खरौद, मदनपुर और लवन, ये 5 क्षेत्र आते थे, याद रखना। ठीक है, तो बिंबाजी भोसले ने मोहम्मद खान तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले जो एक किले के 5 क्षेत्र दिए थे, वो 5 क्षेत्र, वो किला मदनगढ़ का था और उसके 5 क्षेत्र थे अकलतरा, किकरदा, खरौद, मदनपुर और लवन, याद रखेंगे। ठीक है, चलो। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी या दीवान कौन था? तो जब रघुजी प्रथम थे तब भास्कर पंत हुआ करते थे, और जब बिंबाजी भोसले हुए तो बिंबाजी भोसले के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी को याद रखना, घोड़ो महादेव। कौन थे भाई? घोड़ो महादेव। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिंबाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पहला, बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। अब ये आपको बताना है। बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविसदारों की नियुक्ति की। गलत, कमाविसदारों की नियुक्ति बिंबाजी ने नहीं की थी। आगे चलकर पता चलेगा। परगना पद्धति की जब शुरुआत हुई तब कमाविसदार परगना प्रमुख हुआ करता था, तो वो परगना पद्धति बाद में शुरू हुआ है।
ठीक है, तो बिंबाजी भोसले का इससे कोई लेना देना नहीं है। और पहला पॉइंट सही है, क्यों? क्योंकि बिंबाजी छत्तीसगढ़ से जो भू राजस्व प्राप्त होता था उसको, उसका कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सिर्फ 2 गलत है, केवल दूसरा पॉइंट गलत है। ठीक है, बताओ परगना पद्धति के सूत्रपात किसे कहा जाता है? मतलब परगना पद्धति किसने शुरू किया? मराठा शासकों के आनंदीबाई कौन से मराठा शासकों के समकालीन थी? ठीक है, तो आनंदीबाई की अगर हम बात करें तो आनंदीबाई के समय बिंबाजी, व्यंकोजी, बिंबाजी के बाद कौन आते हैं भाई? तो बिंबाजी के बाद चिमड़ाजी, चिमड़ाजी के बाद व्यंकोजी, व्यंकोजी के बाद पुरसोजी। ठीक है, तो बिंबाजी, बिंबाजी के बाद चिमड़ाजी, चिमड़ाजी के बाद व्यंकोजी, इन तीनों के समकालीन थी। ठीक है, ये नहीं रहेंगे, तो 1 3 4 होगा आंसर, ऑप्शन डी आएगा। नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? तो छत्तीसगढ़ में शासन किया है बिंबाजी ने, याद रखेंगे। बिंबाजी के बाद चिमड़ाजी ने, चिमड़ाजी के बाद व्यंकोजी, फिर परसोजी या पुरसोजी, उसके बाद अप्पा साहब। तो ऐसे 5 लोगों को आपको याद रखना है। ठीक है, 1818 तक चलेगा ये कहानी। ठीक, बिंबाजी, बिंबाजी के बाद चिमड़ाजी, चिमड़ाजी के बाद व्यंकोजी, फिर परसोजी, फिर अप्पा साहब, ये याद रखेंगे। चलो इसमें समझ में आएगा। 1758 से 87 बिंबाजी, 87 88 केवल कुछ समय के लिए चिमड़ाजी, 88 से 11 व्यंकोजी, और 11 से 16 पुरसोजी, और 16 से 18 अप्पा साहब। ठीक है, इसको आप तुरंत अभी नोट करेंगे। ठीक है, तुरंत इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे, है ना, क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट है। सेम चीजें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी ताकि ये चीजें हमको याद हो सके। ठीक है, कैसे? तो बिंबाजी 58 से 87। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा चिमड़ाजी, क्या आ जाएगा? चिमड़ाजी, चिमड़ाजी आ जाएगा 1787 88, 1 साल रहेंगे केवल। उसके बाद आ जाएगा व्यंकोजी, व्यंकोजी भोसले, ये आ जाएंगे 1788 से 1811, काफी लंबे समय तक रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये खुद शासन नहीं करते, सूबेदारों के माध्यम से शासन करवाते हैं। वही अगला पॉइंट यहां बनेगा, अगला पार्ट वही बनेगा, सूबा शासन। उसके बाद आएगा परसोजी, बढ़िया नाम है नहीं, परसोजी, 1811 से 16। और उसके बाद आएंगे ये अप्पा साहब, ये बड़ा षड्यंत्रकारी आदमी था। ठीक है, गद्दी हासिल करने के लिए इसने परसोजी को भी मरवा दिया। तो 16 से 18 पर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया, क्योंकि जो ये इसके साथ किया वही इसके साथ हो गया, अंग्रेजों ने कर दिया। ठीक है, तो इसने अंग्रेजों की मदद लेकर परसो जी का मृत्यु करवा दिया, परसो का, और इसकी मृत्यु कराने के बाद खुद जो है भोसला शासक बन जाता है। लेकिन सीताबर्डी के युद्ध में अंग्रेज इसी को हरा देते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और अप्पा साहब के हारने के बाद फिर सीधी सी बात है, रघु जी तृतीय जो है वो अल्पवयस्क रहते हैं, तो 1818 में फिर अंग्रेजों का शासन चालू हो जाता है। तो याद रखना, यही व्यंकोजी भोसले जो है इनके समय से ही क्या होगा? तो इनके समय से ही सूबा शासन चालू होगा। ठीक है, सूबा शासन। तो सूबा शासन जो है वो 1788 से 1818 तक चलेगा। ठीक है, तो बिंबाजी चिमड़ाजी के बाद जब व्यंकोजी आते हैं तो 1788 से 1818 तक सूबा शासन चलता है। ये मराठा का एक प्रकार आपको पढ़ना होगा। फिर 1818 की बात करें हम तो 1818 से 1830 रघुजी तृतीय अल्पवयस्क हैं। अप्पा साहब हार चुके हैं सीताबर्डी के युद्ध में, तो रघुजी जब अल्पवयस्क हैं तो ऐसे में अंग्रेज अपने हाथों में शासन ले लेते हैं। तो याद रखना, इस समय आ जाते हैं ब्रिटिश अधिकारी, और ब्रिटिश अधिकारी में आप पढ़े हो गए एडमंड एगन्यू, पढ़े हो ना, वो आते हैं। और फिर जब रघुजी तृतीय जो है, तृतीय की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पर प्रथम है रघुजी, लेकिन आगे चल के वो रघुजी तृतीय हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो रघुजी तृतीय जब अल्पवयस्क रहते हैं तब तो अंग्रेज अपने पास रखते हैं शासन को, लेकिन जैसे ही रघुजी तृतीय क्या होते हैं, तो जैसे ही रघुजी तृतीय जो है वयस्क होते हैं तो 1830 में उनको उनका शासन अंग्रेज वापस कर देते हैं, और 1854 तक वो शासन करते हैं। 1830 से 1854 तक ये होता है किसका शासन भाई? रघुजी तृतीय का। और रघुजी तृतीय जो है जिल्हेदार, जिल्हेदार के माध्यम से शासन करते हैं। तो ये 5 भागों में आपको मराठों को पढ़ना है, 5 भाग में। अप्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष में व्यंकोजी जब आते हैं तो सूबा शासन चालू हो जाता है, लेकिन सूबा शासन का अंत हो जाता है 1818 में। क्यों? क्योंकि अप्पा साहब युद्ध हार चुके हैं।
ठीक है, कौन हार गया युद्ध? अप्पा साहब जो है वो युद्ध हार चुके हैं। क्लियर है मामला? तो सूबा शासन जो है वो 1818 में खत्म, और अंग्रेज अगर जीत गए हैं तो अंग्रेज आकर यहाँ शासन करना चालू कर देते हैं, लेकिन वो मराठों के तरफ से ही कर रहे होते हैं शासन। ठीक है, किसके तरफ से? मराठों के तरफ से ही शासन कर रहे होते हैं, इसलिए 1830 में उनको वापस करना पड़ता है मराठों को शासन को, छत्तीसगढ़ का शासन। तो मराठों को जब वापस होता है, रघुजी तृतीय जब वयस्क हो जाते हैं, तो ये फिर जिलेदार के माध्यम से शासन करते हैं। यहां तक मामला समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ? एक बार यस सर लिखो भाई यहाँ तक, अगर आपको मामला समझ में आ गया तो। मराठों को ऐसे ही 5 भागों में बांटकर हमको पढ़ना होता है। ठीक है, इसी तरह से 5 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। बताओ, समझ में आया? देखो, जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आगे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, इसलिए थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो मेरा क्या है, क्वेश्चन बताकर मैं आगे चले जाऊंगा, लेकिन थ्योरी आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ना तो आपको समझ में आ सके। डेट आपको धीरे धीरे याद होंगे, बोल बल कर याद होंगे, जब मैं बोल रहा हूं तब आप भी बोलिए, तब याद होगा डेट। ठीक है, रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? बताइए, इसमें से कौन सा घटना नहीं हुआ था? तो सती प्रथा उन्मूलन हुआ था, धमधा के गोड़ विद्रोह, गोड़ राजा का विद्रोह हुआ था, नरबली पर रोक लगा था, ठीक है, और ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। तो ये ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन इसके समय पे नहीं हुआ था, क्योंकि फॉरेस्टर आया था महिपत राव दिनकर के समय में। फॉरेस्टर किसके समय पे आया था? तो महिपत राव दिनकर के समय पे आया था। कौन? फॉरेस्टर। ठीक है, तो फॉरेस्टर याद रखेंगे, महिपत राव दिनकर, है ना, इसके समय पे फॉरेस्टर आया था। ठीक, और लैंकी भी, मिस्टर लैंकी और फॉरेस्टर, ये दोनों लोग, महिपत राव दिनकर सूबा शासन व्यवस्था में आप पढ़ोगे महिपत राव दिनकर के बारे में, सूबेदार थे वो, तो उनके समय पे आए थे। ठीक है, और उस समय शासक रघुजी तृतीय नहीं थे, उस समय शासक वेंकोजी भोसले थे। ठीक है, चलो, तो अब मामला आ गया बिंबाजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले के बाद वेंकोजी भोसले पर, और वेंकोजी भोसले के समय ही क्या चालू होता है? सूबा शासन प्रणाली चालू होता है। तो इसमें से कौन सी व्यवस्था मराठों ने शासन किया था, किस व्यवस्था के तहत? तो सूबा शासन के तहत व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत शासन किया था। और सूबा शासन, राजा के नाम पर शासन करने वाले राजा के प्रतिनिधि को उस समय सूबेदार कहा जाता था, और छत्तीसगढ़ एक सूबा था, समझ लो। छत्तीसगढ़ कैसा था भाई? एक सूपा के जैसे था, तो उसी को सूबा बोल दिए, समझ लो। ठीक है, तो याद रखेंगे, सूबेदार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, किस भोसले शासक के शासन काल में सूबा व्यवस्था लागू हुई? तो बिंबाजी भोसले खुद आकर शासन कर रहे थे, लेकिन वेंकोजी भोसले को यहां से शासन नहीं करना था, उनको नागपुर में रहना था, तो उन्होंने यहाँ के लिए सूबेदार नियुक्त कर दिए। ठीक है, तो वेंकोजी भोसले बैठते थे नागपुर में, तो छत्तीसगढ़ को संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, तो इन्होंने सूबा शासन की शुरुआत की और सूबेदार नियुक्त करना चालू किए। कौन सा कार्य सुमेलित है? तो आप जानते हो, वेंकोजी भोसले ने ही छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत की। ठीक है, मराठा शासन के अंतर्गत सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार, तो देखो टोटल 8 सूबेदार हुए हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताइए कितने सूबेदार हुए हैं, तो याद रखना होगा आपको, टोटल ही 8 सूबेदार हुए हैं। टोटल कितने सूबेदार हुए हैं भाई? तो टोटल 8 सूबेदार हुए हैं। ठीक है, 8 सूबेदार में पहला नाम है महिपत राव दिनकर। ठीक है, पहला नाम क्या है भाई? महिपत राव दिनकर। ठीक है, दूसरा विठल राव दिनकर, तीसरा भवानी कालू, चौथा कोसव गोविंद। ठीक है, तो पहला सूबेदार इसमें थे महिपत राव दिनकर, दूसरे थे विठल राव दिनकर, तीसरा भवानी कालू, याद रखना कालू भाई को। तीसरे नंबर पे किसको याद रखना है? कालू भाई को याद रखना है भाई। ठीक है,
तो तीसरे नंबर पर हम याद रखेंगे कालू भाई को। ठीक है, तो पहला महिपत राव दिनकर, पहले चार याद कर लो उसके बाद चार याद करेंगे। महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, कालू भाई मतलब भवानी कालू और केशव गोविंद, ये चार को पहले आप याद कीजिए। इन चारों को आपको क्या करना है, पहले याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ये देखो भाई, अभी याद कराया मैंने आपको ये चारों को, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद। अब ये डेट आप अपने हिसाब से याद करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे आता नहीं। उसके बाद चार आपको और याद करने होंगे। चार में देखो बहुत आसान है याद करना। पहला है बीकोजी पिंडरी, तो दूसरा है बीकाजी गोपाल, तीसरा है सखाराम सीताराम, तो चौथा है यादव राव दिनकर। एकदम आसान है, तुरंत बोलो, अभी बोलोगे अभी याद हो जाएगा। बीकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, बीकोजी पिंडरी, बीकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल। ठीक है, दो हुए। उसके बाद सखाराम एवं सीताराम, वो दोनों मिलकर एक साथ कर रहे थे। और उसके बाद यादव राव दिनकर। तुरंत बोलोगे तुरंत याद हो जाएगा, जिन लोग टाइप करोगे उन लोगों को और जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टाइप कर दो ना, ऐसे बोलो, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, कालू भाई अपना भवानी कालू, और उसके बाद केशव गोविंद, चार हुए। और चार इधर से है ना, उसके बाद चार बीकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, बीकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम सीताराम और यादव राव दिनकर। ऐसे करके तुरंत आप आठों याद कर सकते हो, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा। चलो, 1787 से 1818 तक इस राज्य में सूबेदार थे तो विट्ठल राव दिनकर थे, केशव गोविंद थे, बीकाजी गोपाल थे। ये तो सेनापति था। तो 2 3 4 सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। अभी याद किए होगे जितने लोग, मेरे बात मानकर अभी याद कर लिए होगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओगे आप, देखना। सूबेदार विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल कौन सा था? तो आप जानते हो सूबेदारी व्यवस्था 1788 से चालू होता है। ठीक है, और 88 से चालू होकर 1818 तक लगभग चलता है। 1788 से चालू होकर 1818 तक चलता है। तो सीधी सी बात है, पहले महिपत राव दिनकर आया था तो वो 88 में आया होगा, है ना। तो ये वाला डेट तो गलत हो गया, है ना, ये भी गलत हो गया। अब 88 के बाद का जो डेट दिख रहा है वो 90 दिख रहा है। हाँ, कि 90 में विट्ठल राव दिनकर आए होंगे। तो 90 से ये रहे थे 96 तक, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब 88 से 90, 88 से 90 रहे थे महिपत राव दिनकर, और 90 से रहे थे 96 तक कौन, विट्ठल राव दिनकर। तो ये याद रखना, ये विट्ठल राव दिनकर इंपॉर्टेंट आदमी है भाई, क्योंकि सूबा शासन, है ना, सूबा शासन के तहत इन्होंने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं भाई। ठीक है, इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पहला सूबेदार महिपत राव दिनकर 88 से 90 तक था, दूसरा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर 90 से 96 तक था। पूरा पूरा एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे याद करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय कौन सा था? तो आप लोग जानते हो मराठा सूबेदार जो थे उनका जो मुख्यालय था वो कौन सा था भाई? तो मुख्यालय हुआ करता था रतनपुर। ठीक है, मुख्यालय क्या हुआ था? रतनपुर होता था। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था? तो फॉरेस्टर और लैंकी ये दोनों महिपत राव दिनकर के समय आए थे, याद रखना। महिपत राव दिनकर के समय लैंकी और फॉरेस्टर दोनों आए थे। विट्ठल राव दिनकर के समय ब्लंट आए थे, तो वह से विट्ठल और ब से ब्लंट। ठीक है, वह से विट्ठल और ब से ब्लंट याद रखना है। और केशव गोविंद, क से केशव और केशव से याद रखना कोलब्रुक। केशव गोविंद के समय आया था कौन? कोलब्रुक, ये याद रखना है। केशव गोविंद के समय कौन आया था भाई? तो केशव गोविंद के समय आ गया था कौन? कोलब्रुक। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़िया शानदार तरीके से आज हमको चीजें कवर करनी है। ठीक है, और इसी तरह से आप जो है बने रहेंगे तो कवर हो भी जाएगा।
इसके साथ एक बस और याद रखना, बिम्बाजी भोसले के समय मॉट और इलियट दो लोग आए थे। बिम्बाजी भोसले के समय भी दो लोग आए थे, मॉट और इलियट। जैसे बिम्बाजी भोसले के समय मॉट और इलियट आए थे, महिपत राव दिनकर के समय लैंकी और फॉरेस्टर, विठल राव दिनकर के समय ब्लंट और केशव गोविंद के समय कोलब्रुक। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। मिस्टर ब्लंट किसके काल में आया था? तो अभी आपने बताया मैंने, ब मिला लो व से, तो ब्लंट आया था विठल राव के काल में। यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ में किस वर्ष आया था? ये अब गजब क्वेश्चन हो गया भाई, याद रखो। ब्लंट आया था विठल राव दिनकर के काल में, और दिनकर का काल था, विठल राव दिनकर का काल था 1790 से 96, और इसके बीच में एक ही डेट फंस रहा है, वो है 1795 का। तो आप डायरेक्ट याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में मान लो याद नहीं है, तो इस तरह से लिंक करना होता है कई सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, इसीलिए जब आपको पढ़ाया जा रहा होता है तो मैं ये नहीं बोलता कि आप अलग से इतिहास के तिथि को, डेट को आप अलग से याद कीजिए, लेकिन जब आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तो उस समय जो पढ़ाया जा रहा है आपको, वो कम से कम आपको नोट करना चाहिए। कॉपी पेन लेकर बैठा करो मेरे क्लास में, ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था, तो क से कोलब्रुक, क से केशव गोविंद। ठीक है, सूबेदार केशव गोविंद के काल में छत्तीसगढ़ का भ्रमण किसने किया भाई? कोलब्रुक ने किया। ठीक है, किसने भ्रमण किया? कोलब्रुक ने किया। मराठा प्रभुत्व, पिंडारी उपद्रव कब चालू हुए? पिंडारियों का लूटपाट छत्तीसगढ़ में कब चालू होता है? तो पिंडारियों का लूटपाट छत्तीसगढ़ में लगभग 1806 से 10 तक रहता है, और उस समय सूबेदार होते हैं बीकाजी गोपाल। ठीक है, बीकाजी गोपाल का जो शासनकाल होता है वो 1809 से 1817 तक होता है, लेकिन ये पिंडारी उपद्रव होते हैं 1806 से 1810 तक। ये पिंडारी उपद्रव जो है बहुत जोरदार रहते हैं, लूटपाट बहुत जोरों शोरों से चल रहा होता है। और इसी, ये देखो ये डेट किसके बीच में आ रहा है आपका? बीकाजी गोपाल। तो इसके समय में पिंडारी उपद्रव क्या हो गए थे? प्रारंभ हो गए थे, और बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था। ठीक है, केशव गोविंद ऑप्शन में रहता तो केशव गोविंद आंसर लेते ना। छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? तो पिंडारियों का भय था 1806 से 1810 तक पिंडारियों का भय कायम था भाई, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? तो आप जान रहे हो, अभी पढ़े हो आप, लास्ट वाला नाम याद करो, यादव राव दिनकर। अंतिम मराठा सूबेदार यादव राव दिनकर। ठीक है, तो सूबेदार व्यवस्था वैसे भी मैंने आपको पढ़ाई दिया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? महिपत राव दिनकर के साथ आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष होता है, बिल्कुल होता है। केशव गोविंद ने पिंडारी आक्रमणों से रक्षा की, बिल्कुल। ठीक है, बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया, बिल्कुल किया। और सखाराम हरी बस्तर जमींदारी पर आक्रमण किया, इन्होंने गलत, इन्होंने बस्तर जमींदारी पर आक्रमण नहीं किया था। तो चौथा पॉइंट गलत है, और बाकी सारे ही पॉइंट आपके क्या है भाई यहाँ पे? सही हैं। चलो, मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे, गलत। सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि थे, सही। सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी था, ये भी सही लग रहा है। सूबेदार का पद वंशागत होता था, परंपरागत होता था, गलत। अब दो सही लग रहा है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी था कि नागपुर के भोसला शासक का अधिकारी था। तो इन दोनों में से आपको सही और गलत चुनना है। सूबेदार जो है वो नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि थे। ठीक है, क्योंकि नागपुर से ही सूबेदारों की क्या की जाती थी? नियुक्ति की जाती थी। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन
बी। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। चलो, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। बिल्कुल थी। महिपत राव का आनंदीबाई से बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि बिंबाजी भोसले के बाद आनंदीबाई शासन को संभालते रहती है, और उधर से सूबेदार नागपुर से सूबेदार नियुक्त करते हैं व्यंको जी, है ना, जाओ वहां शासन संभालो, तो कैसे जम पाएगा। सूबेदार विठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। हाँ, यही याद रखना, परगना पद्धति का सूत्रपात किया था विठल राव दिनकर ने, और इसी का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की। हाँ, पिंडारी उपद्रव बढ़ गया था, तो आंसर आएगा 1 2 3 तीनों ही सही हैं। कौन सा कथन गलत है? चलो, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया था। बिल्कुल अधिकार किया था, अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, यहाँ पर अपना एक अधिकारी नियुक्त करके गया था वो। बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। यही तो गलत पॉइंट है। बिंबाजी भोसले ने सूबा शासन चालू नहीं किया, व्यंको जी भोसले ने चालू किया था। ठीक है, क्योंकि बिंबाजी भोसले यहीं रहते थे, तो उनको सूबा शासन की जरूरत ही नहीं थी, वो डायरेक्ट यहीं से शासन करते थे। लेकिन व्यंको जी भोसले नागपुर में रहते थे, और वहां से उनको शासन करना था छत्तीसगढ़ में, इसलिए वो सूबेदार नियुक्त करते थे। महिपत राव, विठल राव आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे। सही। छत्तीसगढ़ के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किया। मैंने बताया ना, तृतीय के समय जिलेदार नियुक्त किए जाते थे। जैसे व्यंको जी भोसले ने अभी सूबेदार नियुक्त किया हुआ है, तो व्यंको जी भोसले सूबेदार नियुक्त करते हैं कि जाओ सूबेदारों, जाकर शासन संभालो। वैसे रघुजी तृतीय भी नहीं आएंगे शासन करने, वो वहां से जिलेदार भेजेंगे, और छत्तीसगढ़ को एक जिला माना जाएगा। व्यंको जी भोसले के समय छत्तीसगढ़ को सूबा मानते थे, और रघुजी तृतीय के समय छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाएगा? जिला कहा जाएगा, जिला। विठल राव में ब्लंट को मिला देंगे हम, और केशव गोविंद मिला देंगे कोलब्रुक को। महिपत राव के समय फॉरेस्टर को मिला देंगे, तो बच गया बीकाजी गोरा। बीकाजी गोपाल के समय सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था भाई, इन्होंने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, सूबा शासनकाल में राजधानी रतनपुर थी। कमाविजदार का पद था। ब्रिटिश यात्री कनिंघम राज्य में आया था। नहीं। इस काल में छत्तीसगढ़ में पर नागपुर का राज था। हाँ। अच्छा, कौन सा गलत है पूछा है जी, तभी मैं सोचूं ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है जिसमें 1 2 3 सही हो। 1 और 3 बस दिख रहा है, लेकिन पूछा क्या है, गलत कौन सा है? और गलत है केवल 3, है ना, कनिंघम नहीं आया था। जितने लोग आए थे बता तो दिया, ये लोग आए थे करके। ठीक है, मराठा शासनकाल में सूबेदार नियुक्त हुए। क्रम तो पहला महिपत राव होगा, दूसरा कौन सा है भाई? यही तो आएगा आंसर, ये दे पहला जान गए तो। महिपत राव के बाद विठल राव दिनकर, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, फिर बिकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम सीताराम और यादव राव दिनकर। क्रम जमाना है, तो अब महिपत राव दिनकर नहीं है तो विठल राव दिनकर पहले आएंगे, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। विठल राव दिनकर के बाद भवानी कालू, केशव गोविंद, तो एक आएगा, मतलब ये वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा। केशव गोविंद के बाद बीकाजी गोपाल, उसके बाद लास्ट में यादव राव दिनकर। ठीक है, मिला लोगे ना? याद तो करा चुका हूं। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में कौन से भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये लोग मराठी भाषा का प्रयोग करते थे, याद रखना। कौन सी भाषा का? मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। किस मराठा सूबेदार ने परगना पद्धति प्रारंभ की? मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परगना पद्धति प्रारंभ किसने किया? तो विठल राव दिनकर, दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, विठल राव दिनकर। ठीक है, और इसने गढ़, जो छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था थी ना, 36 ठो गढ़ थे, 18, उस गढ़ व्यवस्था को खत्म कर कर इसी ने 27 परगने बना दिए थे। कितने? 27 परगने, 27 परगना। ठीक है, उसको फिर एगेन्यू ने 27 से 8 कर दिया, कम कर दिया था, फिर एक बढ़ा भी दिया था, 9 कर दिया था। मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी, देखो मैंने बोला था ना,
कमाविसदार का बिंबाजी भोसले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिंबाजी भोसले तब तक ऊपर जा चुके थे। ठीक है, बिंबाजी भोसले तब तक कहां चले गए थे भाई? ऊपर जा चुके थे। ठीक है, और परगना पद्धति शुरुआत व्यंकोजी भोसले के समय सूबेदार व्यवस्था शुरू होता है, और सूबेदार में विठल राव दिनकर परगने पद्धति का शुरुआत करते हैं, और इसका प्रमुख अधिकारी होता है कमाविसदार। तो कमाविसदार इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परगने का प्रमुख अधिकारी कौन हुआ करता था। तो ये हुआ करते थे कमाविसदार। छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगने में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी कौन था? कमाविसदार। कौन सा पद मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी के समय से चला आ रहा था? तो कलचुरियों के समय से जो पद चला आ रहा था वो था गौटिया। गांव का प्रमुख जो गौटिया होता था वो मराठों में भी गौटिया ही कहलाता था, मराठा शासन में भी। कलचुरी शासन में भी गांव का प्रमुख गौटिया ही कहलाता था। फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? तो फडणवीस नाम से ही समझ में आ रहा है ना, जैसे आप अभी महाराष्ट्र में पढ़ते हो नितिन फडणवीस, वैसे वो फडणवीस जो है राजस्व अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, मराठा शासन में। कमाविसदार, फडणवीस, नायाब फडणवीस, बरार पांडे, पोतदार, बड़कर। इस बड़कर को याद रखना भाई, बड़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था। पंडरी पांडे याद रखना, पीने वाला पंडरी पांडे मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखता था। सब है, लाइन से याद करेंगे, आगे क्वेश्चन भी आएगा। किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय व्यय का हिसाब रखा? तो अभी मैंने आपको बताया आय व्यय का हिसाब रखना जो है ये किसके हाथ में था? तो ये था आपका फडणवीस के हाथ में। किसके हाथ में था भाई? फडणवीस के हाथ में था। चलो आगे बढ़े। मराठा शासन में राजकोष अधिकारी कौन कहलाता था? तो याद रखना, मराठा शासन में जो राजकोष अधिकारी है वो कौन कहलाता था भाई? तो राजकोष अधिकारी हुआ करता था पोतदार। पोतदार जो है ये राजकोष अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, जितने लोग भी आंसर सी बता रहे हैं वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, आंसर आप ले रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। मराठा शासन काल में परगनों के फसलों की दशा एवं सूचना भेजने वाला अधिकारी कौन था? तो ये अधिकारी था आपका कमाविसदार। नहीं, तो ऑप्शन में नहीं। फसलों की दशा मतलब लगान संबंधी सूचना ये बड़कर दिया करता था। कौन दिया करता था भाई? बड़कर। तो मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम जो था वो बड़कर था, याद रखेंगे। ठीक है, बड़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता था? तो याद रखना, बड़कर अपने कार्यों की सूचना आगे बढ़कर कमाविसदार को देता था, क्योंकि कमाविसदार ही परगने का प्रमुख था, इसीलिए बड़कर को अपनी सूचना, अपना रिपोर्ट किसको देना पड़ता था? कमाविसदार को देना पड़ता था। मराठा कालीन परगनों में से बंदी व्यवस्था मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो याद रखना, ये पुलिस व्यवस्था से संबंधित थी। जो बंदी व्यवस्था थी वो पुलिस व्यवस्था से संबंधित थी। रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदारों को दिया जाने वाला उपहार को क्या कहा जाता था? तो रक्षाबंधन, मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर जो कमाविसदारों को जो उपहार दिए जाते थे उसको कहा जाता था टीका और नजराना। खतरनाक क्वेश्चन हो गया, क्या कहा जाता था? टीका और नजराना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुकासा, मुकासा क्या था भाई? तो मुकासा था दान दिया हुआ गांव। दान दिया हुआ गांव को क्या कहा जाता था? मुकासा कहा जाता था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। सुमेलित नहीं है,
मुकासा ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव होता था। धर्मदाय धर्म के नाम पर दिया गया। देवस्थान, देवस्थान मतलब मंदिर के नाम पर दिया गया गांव, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, आराम से बन जाएगा अगर मुकासा आपको पता है तो। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में पंचायती व्यवस्था, एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। पंचायतों को अब फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। तो बिल्कुल दोनों ही पॉइंट सही है, याद रखिएगा दोनों ही पॉइंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है बोल रहा है इसमें? पहला गलत, मराठों ने कलचुरी की व्यवस्था को चालू रखा था, नहीं बदला था। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। तो खालसा क्षेत्र मतलब समझते हो क्या होता था? खालसा क्षेत्र का मतलब होता था जहां पर मराठा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, और छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, तो छत्तीसगढ़ जो है उनके खालसा क्षेत्र में आता था। तो सीधी सी बात है, ये सही पॉइंट होगा। ठहसाला बंदोबस्त नहीं, सौंप दिया था कलचुरी राजाओं को, नहीं, है ना, मराठों ने खुद शासन किया है। ठीक है, मराठों ने कलचुरियों को नहीं सौंपा था, क्यों याद रखेंगे, मराठों ने क्योंकि खुद शासन किया है। चलो, कौन सी जोड़ी और उसका सुमेलित है? कमाविजदार नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन करता था। तो हाँ, मराठा कालीन अधिकारी जो कमाविजदार था, ये परगने का प्रमुख था, और ये नागरिक, सैनिक और वित्तीय दायित्वों का वहन करता था, तो ये सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं? फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था, बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था, पोतदार परगना का आमदनी का हिसाब रखता था, लेकिन बरार पांडे जो था वो कृषि भूमि के आधार पर लगान निर्धारित करता था। वो सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना उसका काम नहीं था। बरार पांडे का काम कृषि से रिलेटेड था, याद रखेंगे, कृषि से, किसानों से रिलेटेड था बरार पांडे। ये क्या करता था, कृषि में उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर लगान तैयार करता था, तय करता था, निर्धारण करता था लगान। कृषि अधिकारी था, ऐसा समझ लेना। इसमें तो गांव का प्रमुख आ जाएगा गोटिया, कमाविजदार हो जाएगा परगने का प्रशासन का प्रमुख, बढ़कर परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देना, फडणवीस आय व्यय का हिसाब रखना। ठीक है, बिम्बा जी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया था? अच्छा क्वेश्चन है, सेना धुरंधर उसने किसको बनाया था भाई? तो बिम्बा जी, आनंदीबाई जो है ये सेना धुरंधर बनाती है किसको? मुधो जी को, याद रखेंगे, किसको सेना धुरंधर बनाती है भाई? तो सेना धुरंधर बनाती है मुधो जी को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मराठा काल में सेवई क्या था? तो सेवई का मतलब होता था खाने वाला, सेवई नहीं है भाई, ये जो है ये खाने वाला सेवई नहीं है। तो ये किस टाइप का सेवई है भाई? ये अर्थदंड या जुर्माना वाला सेवई है। ठीक है, अर्थदंड या जुर्माना वाला सेवई। ठीक है, कलाली जो है शराब आबकारी कर था, पंडरी जो है वो गैर कृषि कर था, सेवई जो है अस्थाई, जितने भी अस्थाई कर है उसका सामूहिक नाम था, शायर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स था, टकोली वार्षिक नजराना था, जैसे दरिया देव से लेते थे ये टकोली, 59,000 टकोली। महल खालसा भूमि पर लगाया जाने वाला कर था। पट्टी याद रखना, घरों पर लगाया जाने वाला कर, तो घरे के ऊपर पट्टी लगा देते हैं, पट्टी मतलब घरों के ऊपर लगाया जाने वाला कर। जमींदारी कर, आयातित अनाज पर जमींदारी क्षेत्र में लगाया गया कर। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त की गई मराठा काल में, तो मराठा काल में हो सकता है विद्रोह हो रहा होगा, इसीलिए कोरबा की जमींदारी जब्त कर ली गई थी। मराठा काल में कोरबा की जमींदारी जब्त कर ली गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि मराठा काल में एकमात्र जगह बताइए जहां की
जमींदारी जब्त कर ली गई थी तो वो कोरबा की जमींदारी थी। ठीक है, याद रखें किसकी, कोरबा क्षेत्र की। जमींदारों से लिया जाने वाला कर बताइए। तो जमींदारों से कौन सा टैक्स लिया जाता था भाई, तो टकोली लिया जाता था। क्या लिया जाता था, टकोली जो है ये जमींदारों से लिया जाता था। कौन सा गलत है बताओ भाई। तो पहला तो सही है, आबकारी भी सही है, शायर ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ, तो गलत हुआ चौथा। ठीक है, सेवई। सेवई जो है वो किस टाइप का कर है, पशुओं पर लगाए जाने वाला कर नहीं है वो। सेवई किस टाइप का कर था, तो सेवई था आपका अर्थदंड या जुर्माना टाइप वाला कर था वो। टकोली सही है, शायर भी सही है, पंडरी भी सही है, तराई ऐसा कोई टैक्स नहीं था, तराई जैसा कोई टैक्स नहीं था, बाकी सब सही है। अगर 100% ध्यान यहां रहेगा तो बनेगा बिल्कुल। मिलाना है सही जोड़ी। चलो, मुकासा किसको कहते थे, ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था। पट्टी किसको कहते थे, जो घरों पर टैक्स लगाया जाता। सेवई किसको कहते थे, जो सेवई किसको कहेंगे, सेवई जो जुर्माना से प्राप्त रकम हुआ करता था। और महल, खालसा जमीन पर टैक्स जो लगता था उसको हम क्या कहते थे, महल कहते थे। ठीक है, तो जुर्माना या अर्थदंड सेवई कहलाता है, करके बना लिए हम इसको, अच्छे से आराम से बना लिए। एक मन में कितना पंसेरी, तो याद रखना एक मन में 8 पंसेरी होता था और एक पंसेरी में 5 शेर होते थे। पंसेरी, 5 शेर, पंसेरी मतलब 5 शेर। ठीक है, तो पन पन मतलब 5 होता है ना, पंसेरी मतलब 5 शेर का एक पंसेरी होता था और 8 पंसेरी का एक मन होता था। ठीक है, तौलने के लिए नाप तौल। ठीक है, 5 शेर मतलब एक पंसेरी और 8 पंसेरी मतलब एक मन। मन का वजन कितना होता था, 8 पंसेरी होता था। छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय यहाँ के भोसला शासक कौन थे, तो यहाँ के भोसला शासक थे अप्पा साहब। ठीक है, यहाँ के भोसला शासक थे अप्पा साहब, जब अंग्रेजों का यहाँ नियंत्रण हो रहा था, क्योंकि अप्पा साहब ही भोसला अधिकारी थे, भोसला शासक थे। फिर वो अंग्रेजों से हार जाते हैं और यहाँ का शासन जो है अप्पा साहब संभाल रहे थे, वो भी उनको किसको देना होता है, अंग्रेजों को देना होता है। ठीक है, सीताबर्डी का युद्ध कब होता है, तो आप जान रहे हो 1818 तक रहे हैं अप्पा साहब। 1817 में ही सीताबर्डी का युद्ध हुआ था। ठीक है, सीताबर्डी का युद्ध 27 नवंबर 1817 को हुआ था। अप्पा साहब और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अप्पा साहब हार जाते हैं और 6 फरवरी को क्या करते हैं, समझौता करते हैं। ये कैसा समझौता था, ये ऐसा समझौता था कि अब नागपुर पे किसका शासन होगा, अंग्रेजों का। और हम जो है वो नागपुर के अंडर में थे, तो हमारे ऊपर भी अंग्रेजों का ही शासन होगा। इसीलिए अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन जो है 1830 तक छत्तीसगढ़ में भी चलता है, नागपुर के साथ साथ। चलो, 1817 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई, तो सीताबर्डी की लड़ाई में अंग्रेजों ने हार मान ली थी, नहीं, मराठा हार गए थे। अभी बताया मैंने आपको, सीताबर्डी के युद्ध में जैसे ही मराठा शासक अप्पा साहब हार गए, तो उसके बाद अंग्रेजों का शासन हो गया था नागपुर में, है ना, जब तक रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे। यही तो अंग्रेजों की पॉलिसी होती थी। ठीक है, सहायक संधि। ठीक है, जब तक कोई शासक नहीं है संभालने के लिए, तब तक शासन कौन संभालेगा, तो अंग्रेज संभालेगा। यही सहायक संधि हुआ करता।
ठीक है। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? तो छत्तीसगढ़ पहली बार 1818 में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ और 1818 से 1830 तक अंग्रेजी शासन के अधीन यहां शासन हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कैसे? तो आपको समझाता हूं। यहां पर देखो, सूबा शासन 1818 तक खत्म, अप्पा साहब का खेल खत्म। अप्पा साहब के बाद जो है रघुजी तृतीय अल्पवयस्क हैं, उनको शासन 1830 में देंगे अंग्रेज। तब तक अंग्रेज संभालेंगे और अंग्रेजों के तरफ से ब्रिटिश अधिकारी आएंगे। टोटल कितने? टोटल 6 आएंगे। पहले एडमंड, एडमंड के बाद आएंगे एगेन्यू, है ना। एडमंड, एडमंड के बाद कौन आएंगे भाई? तो एडमंड के बाद आएंगे एगेन्यू। एगेन्यू के बाद कौन आएंगे? तो एगेन्यू के बाद आएंगे हंटर, है ना। एगेन्यू हंटर लेकर आएंगे। सेंडिस, हंटर, उसके बाद कौन आएंगे भाई? सेंडिस, उसके बाद विल्किंसन, और सबसे लास्ट रहेंगे कौन? क्राफर्ड। और उनके समय 1830 हो जा रहेगा और रघु जी अब बड़े हो गए, शासन संभालने के लायक हो गए, इसीलिए 1830 में रघु जी तृतीय को वापस क्या होगा? नागपुर वापस मिल जाएगा। और नागपुर वापस मिल गया मतलब छत्तीसगढ़ नागपुर में ही है, तो छत्तीसगढ़ का शासन भी रघुजी तृतीय को मिल जाएगा। अब रघुजी तृतीय वहां से शासन कर रहे हैं नागपुर से, तो यहाँ के लिए वो जिलेदार नियुक्त करेंगे। अब समझ में आया कि मराठों को हम 5 भागों में क्यों बांट कर पढ़ते हैं? क्योंकि पहले जब भास्कर पंत आकर युद्ध आक्रमण करता है, तब रघुनाथ सिंह जो है यहाँ कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह सरेंडर कर देते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष शासन होता है। लेकिन जब बिंबाजी भोसले खुद आकर यहाँ शासन करते हैं, तब 1758 में प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत होती। और इन्हीं के समय वेंकोजी भोसले जो है वो सूबा शासन चालू करते हैं, तो सूबा शासन 88 से 18 तक चलता है। सूबा शासन खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि 1818 में अप्पा साहब जो है वो क्या हो गए? हार गए सीताबर्डी के युद्ध में। तो और रघुजी तृतीय को शासक बनाते हैं कौन? अंग्रेज लोग, लेकिन वो अल्पवयस्क है, तो उसके जगह पे अंग्रेज खुद शासन करते हैं। इसीलिए ब्रिटिश छत्तीसगढ़ के लिए भी ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सेंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड, ये लोग शासन कर रहे होते हैं। लेकिन 1830 अब क्या है, रघुजी तृतीय बड़े हो जाएंगे ना, तो जब बड़े हो जाएंगे तो अंग्रेजों को उनका शासन वापस करना होगा, नागपुर का शासन वापस करना होगा। तो जब नागपुर का शासन वापस होता है, तब रघुजी तृतीय यहाँ के लिए, छत्तीसगढ़ आके शासन नहीं करते, लेकिन यहाँ के लिए वो जिलेदार नियुक्त करते हैं। जैसे वेंकोजी भोसले, इनको नहीं मजा आता था यहाँ आके शासन करना, तो ये इन्होंने सूबेदार नियुक्त किया। आया मामला समझ में? चलो क्वेश्चन में आते हैं। यही तो समझना है, ये अगर समझ गया ना आप, तब समझ में आ जाएगा। तो इसी हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा बताइए खुद ही, कि अंग्रेजी शासन कब होता है भाई? 1818, क्योंकि 1818 से एडमंड, एगेन्यू, हंटर, एडमंड, एगेन्यू, है ना, एडमंड, एगेन्यू, है ना, एगेन्यू का हंटर, सेंडिस लेकर आते हैं। ठीक है, तो पहले एडमंड आते हैं, फिर एगेन्यू आते हैं, फिर एगेन्यू का हंटर आता है, और हंटर को कौन लेकर आता है? सेंडिस लेकर आता है। तो ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद विल्किंसन, उसके बाद क्राफर्ड। सेंडिस लेकर आता है, लेकिन वो विल्किंसन को देता है, विल्किंसन क्राफर्ड को दे देता है, ऐसे याद रखेंगे। अंग्रेजों के ठीक पहले छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? तो आप जानते हो, अंग्रेजों के ठीक पहले छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन था। नागपुर के भोसला शासक 1818 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी? नागपुर का भोसला शासक, ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया? कारण एक ही था, इतने देर से आपको बता रहा हूं मैं, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। रघुजी तृतीय उस समय अल्पायु थे, है ना। रघुजी तृतीय उस समय बच्चे थे, शासन नहीं संभाल सकते थे, इसलिए अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और अब हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो 1818 से 1830 तक जो भी कहानी हुआ छत्तीसगढ़ में, ब्रिटिश अधिकारी जो मराठों के अंडर में, मतलब मराठों के तरफ से शासन कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में अब पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में नियुक्त पहला सुप्रिंटेंडेंट कौन था? तो आप जानते हो, पहले एडमंड आया, एडमंड के बाद एगेन्यू आया, एगेन्यू का हंटर कौन लेकर आता है?
सैंडिस लेकर आता है। तो एडमंड, एडमंड के बाद एगेन्यू, एगेन्यू का हंटर लेकर आता है सैंडिस। तो क्रम से 4 याद हो जाएंगे, 2 और बच गए, विल्किंसन और क्राफर्ड। ठीक है, सैंडिस जो है वो हंटर को किसको दे देता है, विल्किंसन को, उसके बाद वो आगे ट्रांसफर हो जाता है क्राफर्ड के पास। ऐसे करके 6 याद कर लेना, मैं अपने टाइम पे ऐसे याद किया था। एडमंड 1818 में आते हैं, लेकिन वो आकर कुछ ही समय के बाद चले जाते हैं। फिर एगेन्यू आते हैं, वो 1825 तक रहेंगे। यही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ेंगे भाई। ठीक है, फिर हंटर आएगा 25 में, वो जल्दी चला जाएगा। फिर सैंडिस आएगा 25 से 28 तक रहेगा। फिर विल्किंसन 28 में आएगा और 28 से 30 फिर क्राफर्ड रहेंगे। तो इस तरह से 1818 से 1830 छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट क्या करते हैं, शासन करते हैं। यहाँ का शासन व्यवस्था ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट ही चलाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन से याद कर लो, एडमंड, उसका एगेन्यू, एगेन्यू का हंटर कौन लाया भाई, सैंडिस, किसको दिया भाई, विल्किंसन, विल्किंसन किसको दिया, क्राफर्ड को। ऐसे करके याद रखना है, एकदम आसान है। एडमंड के बाद एगेन्यू, एगेन्यू के बाद हंटर, हंटर के बाद सैंडिस, 1 2 3 4। क्रम जमाना है, तो पहले एडमंड, एडमंड के बाद एगेन्यू, एगेन्यू का हंटर, हंटर के बाद सैंडिस। तो 4 2 3 1, ऑप्शन सी। आप पूरा बोल लो, एडमंड, एडमंड के बाद एगेन्यू, एगेन्यू के बाद हंटर, हंटर सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड। एकदम आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको परगना याद कराया ना, सूबेदार, सूबेदार याद कराया, वैसे। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी किस ब्रिटिश अधिकारी को बनाया गया था, तो एडमंड को बनाया गया था। अभी हमने पढ़ा है, किसको बनाया गया था जी, तो एडमंड को बनाया गया था। ठीक है, और इनके समय ही डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। एडमंड के समय ही डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं, एडमंड के समय ही, याद रखेंगे, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। और इसको बड़ी ही आसानी से एडमंड ने निपटा दिया। जब डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह किया तो डोंगरगढ़ के पास ही पड़ता है खैरागढ़। खैरागढ़ का जो जमींदार था उससे एडमंड ने बोला कि तुम मेरी सहायता करो, डोंगरगढ़ का क्षेत्र भी तुमको दे दूंगा। खैरागढ़ वाला जमींदार खुश हो गया, वो उसका सहायता कर दिया एडमंड का, और एडमंड जो है डोंगरगढ़ के जमींदार को भगाने में सफल हो गया। और फिर डोंगरगढ़ की जमींदारी वो किसको दे दिया, खैरागढ़ के जमींदार को ही दे दिया। तो इस तरह से खैरागढ़ के जमींदार के मदद से इसने डोंगरगढ़ के जमींदार का जो विद्रोह था उसका दमन कर दिया भाई। ठीक है, तो कैसे निपटाया समझ में आया। तो इसके समय पे स्पेशल एक घटना हुई थी, और वो घटना यही थी कि डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। अब ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, क्योंकि यही वो आदमी है, इसको ध्यान से देखो, इसने ही 1818 में राजधानी जो है परिवर्तित कर दी, और रतनपुर से रायपुर ले चले गया राजधानी, और आज तक राजधानी रायपुर है भाई। ठीक है, तो इसने ही ट्रांसफर किया था 1818 में, रतनपुर से राजधानी ट्रांसफर किया था एगेन्यू ने, और आज भी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। तो इसी ने ट्रांसफर किया था, और इसीलिए पूछा जाता है कि एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो वो महत्वपूर्ण कार्य राजधानी परिवर्तन था, जो आप आज भी देखते हो। ठीक है, इसके अलावा इसने और क्या किया गया, तो इसने प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। कैसे, तो जो 27 परगना बनाया था विट्ठल राव दिनकर ने, उसको इसने 8 में बदल दिया, मतलब कम कर दिए, और 8 के बाद एक परगना बाद में भी जोड़ दिया, तो टोटल हो गए 9 परगने। ठीक है, इसने पटेल का पद समाप्त कर दिया। भू राजस्व सुधार के साथ वसूली जो है उसको 3 किस्तों में कर दिया। बस्तर और जयपुर की जमींदारी के मध्य कोटपाड़ परगने संबंधी विवाद को भी इसने क्या कर दिया, सुलझा दिया। ठीक है, कोटपाड़ की संधि हुई थी ना दरियादेव के साथ, उसी के तहत इसने सुलझा दिया था एगेन्यू ने। इस राज्य की राजधानी बनाया गया, रायपुर को राजधानी कब ट्रांसफर किया, तो इसने रायपुर को राजधानी जो है वो ट्रांसफर किया था कब, बताओ जी। 1818 में आया, और आते ही साथ इसने क्या कर दिया भाई, रायपुर को राजधानी बना दिया। यही है भाई, देख लो बिलासपुर वालों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा
कि ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण या तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। तो आपको बता दूं मैं कि ब्रिटिश नियंत्रण काल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो कार्य हुआ था राजधानी स्थानांतरण। ठीक है, याद रखेंगे, राजधानी स्थानांतरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एगन्नी द्वारा छत्तीसगढ़ में परगनों का पुनर्गठन किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो रायपुर परगने में शामिल नहीं था जो क्षेत्र, वो क्षेत्र था आपका लोरमी। याद रखेंगे, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था भाई? लोरमी। ठीक है, और जो परगना एगन्यू ने बनाया था, याद रखेंगे, उसमें सबसे बड़ा परगना रतनपुर था। ठीक है, तो सबसे बड़ा परगना रतनपुर था और सबसे छोटा राजहरा था। सबसे बड़ा याद रखेंगे रतनपुर था और सबसे बड़ा राजहरा था। सावंत भारती का विद्रोह है ना, कुख्यात व्यक्ति था ये, है ना। सावंत भारती जो था, याद रखेंगे, कुख्यात विद्रोही था, हत्यारा था, और इसका विद्रोह जो है वो हुआ था एगेन्यू के दौरान। ठीक है, एगेन्यू के कार्यकाल के दौरान इसका विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, एगेन्यू के कार्यकाल के दौरान इनका विद्रोह हुआ था। सावंत भारती विद्रोह का संबंध किससे है? तो याद रखना, ये विद्रोह से संबंधित हैं, विद्रोही थे ये। ठीक है, सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी बदल दी। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। उसने पंचायत व्यवस्था स्थापित की। गलत। तीसरा पॉइंट गलत है, पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा पॉइंट गलत है। नेक्स्ट, बस्तर और करौद राज्य, करौद मतलब कालाहांडी वाला एरिया, कालाहांडी उड़ीसा। बस्तर और करौद राज्य का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया? तो उस समय ब्रिटिश प्रशासक थे सैंडिस। याद रखेंगे, सैंडिस जो है उस समय ब्रिटिश प्रशासक थे। ठीक है, सैंडिस थे भाई ब्रिटिश प्रशासक। ठीक है, जब परगनों का पुनर्गठन किया गया था ना भाई, तो सबसे बाद में लास्ट में जो 9वां परगना शामिल किया गया था वो बालोद था। याद रखेंगे, कौन सा परगना था? बालोद था। सबसे बड़ा परगना रायपुर था। ठीक है, इसको सुधार लेना भाई। एगेन्यू ने 27 को 8 में बदला था। इसने कितना परगना बनाया? 8 परगना बनाया, और उसमें सबसे बड़ा रायपुर था, और बाद में एक और जोड़ दिया, वो था बालोद। ठीक है, बालोद को इसने 1820 में जोड़ा था, याद रखेंगे। ठीक है, तो टोटल 9 परगने हो गए थे एगेन्यू के समय। पहले इसने 8 परगना बनाया, और लास्ट में 1820 में इसने बालोद को भी जोड़ दिया, तो इस तरह से 9 परगने हो गए। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा रायपुर था, सबसे छोटा राजहरा। इसको सुधार लीजिएगा, सबसे बड़ा परगना रायपुर था। अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था भाई? तो क्राफर्ड। क्राफर्ड जो है वो अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था। उसके बाद शासन रघुजी तृतीय के हाथ में चला जाता है। एडमंड एगेन्यू हंटर को नियुक्त किया गया था, इलियट को नियुक्त नहीं किया गया था। सैंडिस के समय बस्तर और करौद राज्यों के बीच में विवाद होता है। और एडमंड के समय आप जान रहे हो डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह होता है। एगेन्यू ने राजधानी बदला और भोसलों को सत्ता हस्तांतरण किया क्राफर्ड, क्योंकि क्राफर्ड जो है वो अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था, और उसी के बाद रघुजी तृतीय बड़े हो गए, तो क्राफर्ड जो है वही क्या करेगा? सत्ता को ट्रांसफर करेगा। तो लास्ट यही था, कौन? क्राफर्ड। तो यही सत्ता का हस्तांतरण करता। तो इस तरह से आप क्या करोगे? सही जोड़ी मिला लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए, सूची 1 और सूची 2 मिला देते हैं। चलो, एडमंड। एडमंड के लिए बस एक ही चीज याद रखना होता है, वो है डोंगरगढ़ की जमींदारी का विद्रोह। खैरागढ़ के जमींदार की मदद से इसने इस विद्रोह को दबा दिया था। एगेन्यू के लिए याद रखना है राजधानी ट्रांसफर। उसके बाद क्राफर्ड के समय ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो जाती है, और सैंडिस के समय बस्तर और करौद राज्यों के बीच का विवाद जो है वो निपटाया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का क्या नाम था? तो
जमींदारों से जो टैक्स लिया जाता था उसको हम टकोली कहते थे। आंसर डायरेक्ट दिख रहा है वैसे, टकोली कहा जाता था। और याद करो दरियादेव से 59,000 टकोली लेते थे। ठीक है। कौन कौन से एगेन्यू ने किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? तो एगेन्यू ने नियुक्त किया था आमीन को, पोतदार को, बरार पांडे को। ये नहीं था भाई। तो 1 2 4 आंसर आएगा, ऑप्शन सी सही है। 1 2 और 4। ब्रिटिश संरक्षण काल में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति की गई। सुपरिंटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना था। तो ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट इसमें पूछ रहा है सही है? तो चलिए बता दीजिए कौन कौन सा पॉइंट आपको इसमें से सही लग रहा है। अब सबके सब तो सही नहीं होंगे। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं हुआ था। यहां ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट एडमंड एगेन्यू आए थे, लेकिन वो शासन मराठों के तरफ से कर रहे थे। मतलब मराठों के तरफ से शासन कर रहे थे, लेकिन वो अंग्रेज के अधीन थे, है ना। अंग्रेज ही मराठा शासन संभाल रहे थे, है ना। तो नाम मराठों का चलता था, लेकिन शासन वो करते थे। सुपरिटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना था, बिल्कुल। तो 2 और 3 सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। पहला गलत। इसका सही आंसर ये होगा कि ये विलय नहीं किया गया था। ठीक है, विलय बाद में होता है 1854 में, जब नागपुर का जो भोसला शासक रघुजी तृतीय जो है ना, उनके बाद। ठीक है। कौन सा कारण सही है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? तो सीधी सी बात है, अप्पा साहेब को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया इसलिए। ठीक है, ब्रिटिश अप्पा साहेब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया? नहीं। अप्पा साहेब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया? नहीं। 21 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंसन ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय अल्पवयस्क हो जाते हैं। जब तक वो अल्पवयस्क है तब तक संपूर्ण मराठा साम्राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। तो ये भी सही है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन ए भी आपका सही है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन ज्यादातर जो है ऑप्शन डी ज्यादा सही है, इसलिए हम आंसर डी को मार रहे हैं। अगर चुनना होता तो ए और डी को चुनते हैं ना। छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकुली वसूला जाता था। जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया? नहीं, मिलाने का प्रयास नहीं किया गया। जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया? बिल्कुल सही। तो 1 और 3 सही है, आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है इसमें। अभी आएगा जिलेदार वाला भी ना। कौन सा जोड़ी सुमेलित है? एडमंड के समय सावंत बहादुरी युद्ध हुआ था? नहीं। एगेन्यू ने तहसीलदारी व्यवस्था चालू की? नहीं। ये आएगा। सेंडिस ने बस्तर और करद राज्यों के बीच का विवाद निपटाया? ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। ताहूतदारी, कौन सा ताहूतदारी कैप्टन सेंडिस ने निर्मित की थी? तो ताहूतदारी व्यवस्था जो है, समझ लेंगे कि ताहूतदारी प्रथा जो है सेंडिस के समय चालू हुआ, और इसमें इसने लोरमी और तरेंगा नामक दो, देखो सेंडिस ने ही क्या किया था? सेंडिस ने ही, सेंडिस है ना, हाँ। सेंडिस ने ही बस्तर और करद राज्यों के बीच में, करौद राज्यों के बीच में क्या किया था? विवाद का निपटारा किया था। इसके अलावा इसी के समय ताहूतदारी के तहत लोरमी और तरेंगा नामक 2 ताहूतदारी का शुरुआत किया गया था। ठीक है, ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है।
और ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो लोरमी तरंगा ऑप्शन में तो नहीं है, तो फिर क्या आंसर लेंगे? तो आंसर लेंगे सिरपुर। ठीक है, आंसर क्या लेंगे? सिरपुर। ठीक है, पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा शासन मतलब अब जो है एडमंड एवेन्यू, हंटर सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड खत्म। अब रघुजी तृतीय बड़े हो गए हैं, और रघुजी तृतीय जैसे ही बड़े हो जाते हैं वो छत्तीसगढ़ को जिला कहते हैं, और जिला के नाम, जिला के लिए जिलेदार नियुक्त करते हैं, और जिलेदार जो है वो आकर 1830 से 1854 तक यहाँ शासन करते हैं। कब से कब तक? 1830 से 1854 तक वो क्या करते हैं भाई? शासन करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 1830 से 1854 तक शासन करते हैं। याद रहेगा? फिर 54 तक क्यों भाई? क्योंकि 53 में ही रघुजी तृतीय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और वो निसंतान रहते हैं। और अंग्रेजों का नीति तो आप जानते थे कि अंग्रेज लोग क्या करते थे भाई? अगर आप निसंतान हैं, अगर आपकी कोई संतान नहीं है, तो आपका साम्राज्य किसके हाथ में चला जाएगा? अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हुआ। रघुजी तृतीय के मृत्यु होने के बाद नागपुर का जो शासन है वो अंग्रेजों के हाथ में चले गया था, इसीलिए 1854 के बाद तक ही जिलेदार जो है शासन करते हैं। तो 30 से 54 तक जिलेदार शासन करते हैं। ये देखो मैंने पढ़ाया भी है कि रघुजी तृतीय जब वयस्क हो जाते हैं तो वो जिलेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं भाई? जिला कहते हैं, और जिलेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ का शासन संभालते हैं। तो हम 5वें फेज में आ गए हैं ना, लास्ट फेज में आ गए, और इससे संबंधित हम क्वेश्चन बनाएंगे, और जिलेदार की नियुक्ति की गई थी उसको भी याद करेंगे। ठीक है, देखो इतने जिलेदार थे: कृष्णराव, अमृतराव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम, गोविंद, गोपाल। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, तो ये लास्ट हो जाएगा, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, ऐसा। तो कृष्णराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन और दुर्गा प्रसाद, पहले 4 याद करेंगे। जिलेदार जो है कुल 8 जिलेदार हुए, जैसे 8 सूबेदार हुए थे ना, वैसे 8 जिलेदार भी थे। ये रघुजी तृतीय के समय थे, सूबेदार वेंकोजी भोसले के समय थे। ठीक है, कृष्णराव, अमृतराव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, 4 हुए। कृष्णराव, अमृतराव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद। वैसे इंदुकराव, सखाराम, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, ऐसे याद रखो, गोविंद राव अप्पा और गोपाल राव अप्पा। ठीक है, चलो रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार कौन नहीं था? तो कृष्णराव, अमृतराव, ठीक है, कृष्णराव, अमृतराव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद। ठीक है, और उसके बाद इंदुकराव, सखाराम, गोविंद राव और गोपाल राव, ये थे। केशव गोविंद तो सूबेदार था, तो गलत होगा, ऑप्शन सी आएगा आंसर। धमधा के गोंड राजा का विद्रोह नागपुर के कौन से भोसला शासक के समय हुआ था? तो जैसे मैंने आपको डोंगरगढ़ वाला बताया कि डोंगरगढ़ एडमंड के समय हुआ था, बस्तर और करौद वाला बताया सैंडिस के समय हुआ था, वैसे धमधा के गोंड शासक जो है इसका विद्रोह किसके समय हुआ था? तो आप खुद देख सकते हो, इसका विद्रोह हुआ था आपका रघुजी तृतीय के समय। ठीक है, धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह जो है, धमधा, बरगढ़, तारापुर, मेरिया विद्रोह, ये सारे इसके समय हुए थे। ठीक है, तो याद रखना रघुजी तृतीय के समय धमधा का गोंड विद्रोह, बरगढ़ का विद्रोह हुआ था, तारापुर का विद्रोह हुआ था, तीसरा तारापुर, और चौथा मेरिया विद्रोह हुआ था। तो इतने विद्रोह आपको याद रखने हैं किसके समय? रघुजी तृतीय के समय। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के समय धमधा, बरगढ़ और तारापुर 1, 2, 4 याद रखेंगे, और कवर्धा नहीं था ना भाई, कवर्धा की जगह पे क्या था? मेरिया विद्रोह था। ठीक है, 30 में धमधा, 33 में बरगढ़ और 42 में तारापुर विद्रोह, 42 में ही मेरिया विद्रोह भी चालू हुआ था, आप जानते हो, जनजाति विद्रोह में हमको पढ़ना होता है। 1830 से 54 के बीच में धमधा, बरगढ़, तारापुर और मुड़िया विद्रोह नहीं हुआ था भाई, क्योंकि रघुजी तृतीय थे 1830 से 1854, और उस दिन बस्तर जब कलचुरी से काकतीय में आपको पढ़ा रहा था, तब आपको मैंने बताया था लिंगागिरी, कोई, मुड़िया और भूमकाल। तो मुड़िया 1876 में हुआ है मुड़िया विद्रोह, तो 1876 में तो ये जिंदा ही नहीं थे, इसलिए गलत हो गया।
तो मैंने पिछले क्लास को आप जाके देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से उसमें आपको कराया है क्वेश्चन, पूरा कलचुरी से काकती तक एक ही क्लास में करा दिया। आंसर होगा इसका 1 2 3। सबसे पहले मराठा आक्रमण होगा, फिर सूबेदारी व्यवस्था चालू होगी 1788 में, फिर राजधानी ट्रांसफर होगा 1818 में, उसके बाद सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, 1831 में, 41 87 में, 87 88 समझ लो, 87 88 में सूबेदारी व्यवस्था, रायपुर से रतनपुर, रतनपुर से रायपुर राजधानी 1818 में एगेन्यू, 1831 में सती प्रथा पर रोक लगाया जाता है ना। रघुजी तृतीय जब शासक बनते हैं तो ठगी प्रथा, सती प्रथा और नरबली तीनों पर रोक लगाते हैं, याद रखना। 1830 के टाइम पे जैसे ही रघुजी तृतीय शासक बनते हैं, ठगी प्रथा, सती प्रथा, नरबली पर रोक, ये तीनों पर रोक लगता है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया? तो याद करो, छत्तीसगढ़ 1854, 1830 से 54 रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय के मरने के बाद डलहौजी ने हड़प नीति के तहत, डलहौजी ने हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ को भी, नागपुर को मिला लिया अंग्रेजों के साथ, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो छत्तीसगढ़ तो नागपुर के अंडर में ही था, तो छत्तीसगढ़ भी चला गया ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किया था ऐसा। 48 से 56 तक थे डलहौजी, और 54 में देखो नागपुर राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी चला गया। कब? 1854 में, है ना, 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ, यहां किसे डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो चार्ल्स सी इलियट को डिप्टी कमिश्नर के रूप में छत्तीसगढ़ में नियुक्त करके भेजा गया था। आप समझ गए, इलियट को कब भेजा गया? जब रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई है, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में मिल चुका है, तब इलियट को भेजा गया था 1855 में। ठीक है, इसके अलावा गोपाल राव अप्पा, गोपाल राव अंतिम जिलेदार और मोहबीब उल हसन, इनको भी सहायक डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था। ठीक है, नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया 54 में। नागपुर राज्य के रेजिडेंट मिस्टर मसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को बनाया गया। बताइए कौन कौन से कथन सही हैं या कौन कौन से कथन गलत हैं? चलो भाई जल्दी जल्दी बता सकते हो इसका आंसर। दोनों ही कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नागपुर राज्य का रेजिमेंट जो है वो किसको बनाया जाता है? मिस्टर मेसल को बनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ भेजा जाता है चार्ल्स सी इलियट को। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिकारी ने किया? तो याद रखना, तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ इलियट ने किया है। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था चालू किया इलियट ने। आज जो आप तहसील देखते हो ना, जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तब अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था चालू की गई? तो वो व्यवस्था थी तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक है, वो व्यवस्था क्या थी भाई? तहसीलदारी व्यवस्था, याद रखेंगे। ठीक है, 54 में रायपुर, धमतरी, रतनपुर तहसील तथा 57 में नवागढ़, धमधा को तहसील बनाया गया, और उसके बाद धमधा के स्थान पर दुर्ग को नया तहसील बनाया गया। और इस तरह कुल 5 तहसील हुए छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से? रायपुर तहसील, धमतरी, रतनपुर 3 तहसील, उसके बाद नवागढ़ तहसील, धमधा के जगह पे दुर्ग को बनाया गया। तो टोटल 5 तहसील बनाया गया। तो तहसीलदारी व्यवस्था इलियट ने शुरू किया था, चार्ल्स सी इलियट, जब छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया था। 5 तहसील बनाए गए थे। धमधा को बनाया गया था, लेकिन धमधा की जगह पे फिर दुर्ग को बना दिया गया था। पास दुर्ग में ही है धमधा भी। ब्रिटिश शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपए को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया? तो अंग्रेज लोग अपना रुपया यहाँ कब कानूनी रूप से लागू कर पाए? तो 1854 में, जब छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन में मिल गया था। ब्रिटिश शासनकाल में बकरंदाज मतलब क्या होता था? तो बकरंदाज होता था, सॉरी बरकंदाज,
बरगंदाज जो होता था वो होता था सिपाही। याद रखेंगे कौन होता था भाई? सिपाही होता था। कौन कौन से ताहुतदारियों का निर्माण किया गया? तो याद रखना सिहावा, खल्लारी, संजारी, ये सब ताहुतदारियों का निर्माण किया गया था 54 के पश्चात। ठीक है, याद रखना सिहावा, खल्लारी, संजारी। ठीक है, सैंडिस ने लोरमी तरंगा बनाया था, उसके बाद सिरपुर और लवन बना, और उसके बाद सिहावा, खल्लारी, संजारी बना था। याद रखेंगे 54 के बाद सैंडिस के समय लोरमी तरंगा, मराठा काल में सिरपुर लवन, चार्ल्स सी इलियट के काल में संजारी, खल्लारी, सिहावा। याद रखेंगे। तो संजारी नहीं था, सिरपुर लवन, लोरमी तरंगा सिरपुर और लवन था। ठीक है, संजारी, खल्लारी और ये नहीं था, सिहावा नहीं था। देखो 48, देखो 54 से पहले लवन, सिरपुर, तरंगा, लोरमी था, लेकिन जब अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया छत्तीसगढ़ को, चार्ल्स सी इलियट आए यहाँ शासन करने के लिए, तब संजारी, खल्लारी और सिहावा को बनाया गया 58 में, एक ही डेट में बनाया गया, ये याद रखना है। भू राजस्व का 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया। अच्छा, कौन सा कथन गलत है? चलिए इसमें से आपको गलत कथन छांटने हैं। तो याद रखना जब अंग्रेजी शासन मिल गया ना तो पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे क्या? नहीं लागू करेंगे। तो सीधी सी बात है, यही असत्य कथन है। 3 साल का बंदोबस्त लागू किया गया। 62 में छत्तीसगढ़ संभाग बना, बिल्कुल। 61 में रायपुर जिला बना और 62 में संभाग बना छत्तीसगढ़, और रायपुर बिलासपुर में म्युनिसिपल कमेटी का गठन किया गया था। तो किया गया था। कौन सा सुमेलित है 54 से 61 तक में? 54 से 61 तक में इसमें से कौन सा सुमेलित है? चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर ले रहे हैं। पोस्ट मास्टर के रूप में लेफ्टिनेंट स्मिथ की स्थापना को नियुक्ति दी गई थी। तो बिल्कुल ये पॉइंट ही बस सही है, बाकी सब पॉइंट गलत है, याद रखेंगे। विलय के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन से सुधार किए गए? दीवानी फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था की गई, प्रत्येक जिला में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति, रायपुर में केंद्रीय जेल, रायपुर में डाकघर, बिल्कुल, तभी तो पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ को बनाया गया। तो चारों ही पॉइंट इसमें क्या है भाई? सही है। स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव आप जानते हो, वीर नारायण सिंह को पहला शहीद कहा जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर 1857 को चार्ल्स सी इलियट ने इसको फांसी दे दी थी इनको, रायपुर के जय स्तंभ चौक पर। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो आप जानते हो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था वीर नारायण सिंह ने, और ये छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हैं। ठीक है, ये किस जनजाति से थे? तो बिंझवार जनजाति से थे। सोना खान में विद्रोह किया था इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा माखन बनिया के गोदाम से अनाज लूटकर गरीबों में बांट दिया था भाई। ठीक है, फिर 10 दिसंबर को इनको क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। कौन से जनजाति से थे? तो बिंझवार जाति के थे शहीद वीर नारायण सिंह। 1857 में कहा हुआ था भाई विद्रोह की घटना? तो सोना खान का विद्रोह हुआ था, नेतृत्व करता थे वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह कहां से संबंधित थे? तो वो सोना खान के जमींदार थे। कहां के जमींदार थे भाई? सोना खान के जमींदार थे वो। 1857 क्रांति के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय अगर पूछेगा आपको एग्जाम में, तो रायपुर का डिप्टी कमिश्नर था इलियट। उस समय कौन आया था भाई? इलियट। उसी ने ही तो फांसी दिया था वीर नारायण सिंह को। प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? आप जानते हो वीर नारायण सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया था 1856 में, फिर वो भाग गए थे, फिर पकड़ लिए। ठीक है, 1856 में गिरफ्तार किया गया था पर वो भाग गए थे। 24 अक्टूबर 1856 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन ये फिर भाग गए थे। विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? विद्रोह के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया 2 दिसंबर 1857 को। ठीक है, 2 दिसंबर को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया भाई। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? अंग्रेज लोग गांव वालों को मार रहे थे भाई, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि अगर ये आत्मसमर्पण नहीं करते तो अंग्रेज क्या करते? निहत्थी जनता पर क्या कर देते? गोली जला देते।
1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार ने को किसने पराजित किया? तो इसको हराने गए थे लेफ्टिनेंट स्मिथ। ठीक है, अब क्या हराएंगे, वो तो खुद आत्मसमर्पण कर दिया था भाई। ब्रिटिश वीर नारायण सिंह ने किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो जो लेने गया होगा उसी के समक्ष करेंगे, स्मिथ के समय। ठीक है, स्मिथ के सामने। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई? 2 दिसंबर को इन्होंने आत्मसमर्पण किया। 8 दिन के अंदर ही इनको क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था भाई। क्यों? ताकि ये फिर से मत भाग जाए। अब इनको गिरफ्तार करवाने के पीछे जान रहे हो, हमको जो है जितना नुकसान जो है दुश्मनों से नहीं होता हमारे, उतना उससे ज्यादा नुकसान हमारे कपटी मित्रों से हो जाता है। तो वो कपटी मित्र इसके कौन कौन थे? देखो, सोना खान के जमींदार के विरुद्ध कौन से जमींदार के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की? तो याद रखना, एक था भटगांव और दूसरा देवरी। तो भटगांव और देवरी के जमींदार ने, 1 और 3, भटगांव और देवरी के जमींदार ने सहायता की थी अंग्रेजों की, है ना। उन्होंने बताया था ये कहाँ है भाई, वीर नारायण सिंह। देवरी, भटगांव, कटंगी, बिलाईगढ़, शिवरी नारायण सब मिलकर जो है सहायता किए थे। देवरी भटगांव तो पूछ चुका है, कटंगी, बिलाईगढ़, शिवरी नारायण भी आप याद रखिए। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? बताइए, चलिए। दूसरा पॉइंट, बिलाईगढ़, भटगांव, देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे? नहीं, वो विद्रोह के अपोजिट साइड थे। ये लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। हनुमान सिंह 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडवेल की हत्या की? बिल्कुल की। विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटकाया गया था। सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। वो सब सही है, दूसरा पॉइंट गलत है। सोना खान का विद्रोह जैसे ही आप पढ़ोगे वीर नारायण सिंह। उदयपुर का विद्रोह रायपुर, संबलपुर का विद्रोह सुरेंद्र साय, रायपुर का सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह, उदयपुर रियासत में विद्रोह किया था कल्याण सिंह ने, याद रखना। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बलराम सिंह बस्तर गलत है। बलराम सिंह ने विद्रोह किया था बरगढ़ में, याद रखना, बस्तर में नहीं, बरगढ़ में। बलराम सिंह ने विद्रोह कहां किया था? बरगढ़ में विद्रोह किया था। तो कौन सा गलत है पूछा था? तो चौथा ऑप्शन गलत है। अठारह में कहा विद्रोह नहीं हुआ था? सोनाकांड में हुआ था, संबलपुर में होता, उदयपुर में होता, रायपुर में विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, सोनाखान 56-57, संबलपुर, सारंगगढ़, सुहागपुर, उदयपुर, ये सब 57, उदयपुर 58 में विद्रोह हुआ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो फटाक से, क्या आंसर होगा? उदयपुर जागीर के नरेश शिवराज सिंह ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उसने किसे प्रेरित किया था? तो इस विद्रोह के लिए उन्होंने प्रेरित किया था सुरेंद्र साय को। सॉरी, इस विद्रोह के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? तो सुरेंद्र साय ने प्रेरित किया था उदयपुर के रियासत के नरेश शिवराज सिंह को। सुरेंद्र साय ने प्रेरित किया था। रायपुर में देखो, रायपुर में विद्रोह 57 में नहीं हुआ था, कब हुआ था? 58 में हुआ था। रायपुर का सिपाही विद्रोह, और इसके नेता थे हनुमान सिंह। नेता कौन थे भाई? हनुमान सिंह थे। हनुमान सिंह के नेतृत्व में रायपुर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था भाई? 1858 में। ठीक है, कब हुआ था? 1858 में। ठीक है, और इनको फांसी कब दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी 17 सिपाहियों को 22 जनवरी 1858 को। ठीक है, हनुमान सिंह के नेतृत्व में और हुआ था रायपुर का सिपाही विद्रोह। हनुमान सिंह भैंसवाड़ा के राजपूत थे।
और मैंगनीज लश्कर के पद पर कार्य थे। इन्होंने सिडवेल की हत्या कर दी थी। इनके 17 सिपाहियों को 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो हनुमान सिंह को कहा जाता है। ठीक है, हनुमान सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो अभी हमने पढ़ा, मेजर सिडवेल की हत्या की थी भाई। किसने किसकी हत्या कर दी थी? मेजर सिडवेल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक बगावत हुई थी। वह कौन से रेजिमेंट से संबंधित था? तो वो तीसरी भारतीय रेजिमेंट से संबंधित था। ठीक है, किससे? तीसरा भारतीय रेजिमेंट, तीसरी बटालियन का मैग्नीज मैगजीन लश्कर के पद पर था भाई। हनुमान सिंह के 17 साथियों को कब फांसी दे दी गई थी? तो 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। चलो भाई, आज का सेशन होता है समाप्त। 150 प्रश्न लगभग हमने पढ़ लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो या फिर आपको कोई समस्या हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो भाई। ठीक है, और कोई समस्या है तो आप बता सकते हो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लास में। ठीक है, 1 मई से मेरी क्लासेस चालू हो रही हैं। ठीक है, 1 मई से एडीओ के लिए स्पेशल बैच चालू हो रहा है। 30 दिन रहेगा एडीओ स्पेशल, 30 डेज हम काम करेंगे। ठीक है, थ्योरी पर पूरा। और जो भी आपके आंकड़ों से संबंधित डाउट है वो मैं आपका कवर करा दूंगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि एडीओ से संबंधित जो आंकड़े हैं उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, किसका पढ़ें किसका ना पढ़ें, किस बुक से पढ़ें किससे ना पढ़ें। तो जो बुक में लिखा है वो अलग है, लेकिन मैं आपको अलग से एडीओ का जो डेटा वाला चीज है वो आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। जो लोग एडीओ का कोर्स लिए हुए हैं आपको दोबारा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एडीओ का थ्योरी क्लास लिए हुए हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लास भी चाहिए तो ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमने थ्योरी क्लास तो लेके रखा है, तो ऑब्जेक्टिव क्लास हमको लेना पड़ेगा कि नहीं? तो हाँ जी, आपको ऑब्जेक्टिव क्लास अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि उस पर टीम अलग से मेहनत कर रही है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुके हैं और बाकी भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अब 20,000 ऑब्जेक्टिव है तो उसका 10,000 तो यूट्यूब पर रहेगा ही, आधा कम से कम यूट्यूब पर रहेगा। बाकी का आधा भी जो है देखेंगे, है ना। पूरा पूरा तो यूट्यूब पर नहीं दे सकते, पर आधा दे देंगे। बाकी वहां पर जो मैंने इंडियन हिस्ट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ अपलोड किया है वो सब पढ़ना चालू कर दीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ की जनजातियां हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, जो भी पीडीएफ, ग्रामीण विकास, आजीविका, जो भी पीडीएफ मैंने अपलोड किया उसको पढ़ना आप चालू कर दीजिए। धीरे धीरे करके सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो? परगना पद्धति का सूत्रपात किसने किया? क्या आंसर लेंगे? तो देखो भाई, परगना पद्धति के जो सूत्रपात हैं, ठीक है, उसका आपको विट्ठल राव दिनकर लेना है आंसर। वो तो एडीओ के क्लास के बाद से। देखो, जो साइंस का ऑब्जेक्टिव है वो एडीओ का एग्जाम के बाद से 16 तारीख से चालू होगा, साइंस का ऑब्जेक्टिव, है ना। क्योंकि परिचारक के लिए अभी टाइम है, तो परिचारक के लिए टाइम है तो अभी से साइंस का ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना कराएंगे। अब एडीओ का एग्जाम होगा उसके बाद कराएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ का जीके, भारत का भूगोल का जीके का जो ऑब्जेक्टिव है वो कराऊंगा, है ना। ऑब्जेक्टिव का जो परिचारक का, जिन लोग ऑब्जेक्टिव कोर्स लिए हुए हैं उनके लिए वो सब जीके वाला भी करा देंगे। और ये एडीओ का एग्जाम जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद से साइंस का कराना चालू कर देंगे।
क्या हो गया? 10 दिसंबर 1857, हाँ फांसी बोल रहा हो ना? हम्म, ये तो बताया था ये आपको। फांसी जो है वो 10 दिसंबर 1857। अब धीरे धीरे सब कंप्लीट होगा यार। अब छत्तीसगढ़ का इतिहास ही देख लो। आधुनिक भारत का पार्ट 1 मैंने करा दिया आपको, 1857 58 तक का। पार्ट 2 बचा हुआ है, वो करते ही छत्तीसगढ़ का इतिहास हो जाएगा। जनजाति करा चुका हूँ, भूगोल में बहुत सारा करा चुका हूँ, पंचायती राज में भी बहुत सारा करा चुका हूँ। धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। अब एक ही दिन में सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर पॉसिबल है, सब कंप्लीट हो जाएगा। भारत के इतिहास में भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, भारत के भूगोल में भी बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, वो भी हो गया है लगभग। धीरे धीरे करके सब अपलोड होते जा रहा है। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को एंड करते हैं। 2 संभाग बचे हैं, उसका डेटा रेडी हो रहा है। बस्तर सरगुजा रायपुर करा दिया मैंने, बिलासपुर दुर्ग बचा हुआ है, वो भी करा दूंगा। बिलासपुर दुर्ग अभी एग्जाम आने में टाइम, एग्जाम से पहले करा दूंगा, चिंता मत कीजिए, है ना। अब आप बोलोगे कि सर कल ही करा दीजिए, तो तुरंत में पॉसिबल नहीं होता है कोई भी चीज़, क्योंकि जो चीज़ चल रहा है उसको भी कंप्लीट करना जरूरी है ना। तो बिलासपुर संभाग का थ्योरी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा तब उसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तब तो फायदा होगा ऑफलाइन वालों को या ऑनलाइन वालों को, जो लोग कोर्स लिए हुए हैं। क्योंकि थ्योरी पढ़ लेंगे तब तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, इसलिए रोक के रखा हूँ बिलासपुर और दुर्ग को। बिलासपुर संभाग पढ़ाने के बाद बिलासपुर संभाग का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, दुर्ग संभाग पढ़ाने के बाद दुर्ग संभाग का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तो एक एक करके होगा। ठीक है, एक एक करके हो जाएगा यार, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ लेकिन वो एप्लीकेशन पे रहेगा, जो बिलासपुर और दुर्ग का है ना, वो एप्लीकेशन पे रहेगा। एप्लीकेशन से कोई भी आप ऑब्जेक्टिव कोर्स खरीद सकते हो, जान रहे हो, कोई भी कोर्स है वो 199 का है ना। 199 में मिल जाता है आपको यार। 2000 3000 में खरीदोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसी को 10,000 20,000 में जाकर पढ़ोगे, उससे अच्छा 199 रुपये में आपको मिल जा रहा है। और क्या चाहिए। तो फीस बढ़ जाए, है ना, 200 रुपये से बढ़ के 2000 हो जाए, उससे पहले जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि एक बार फीस बढ़ गया तो फिर कम नहीं होगा। अभी 199 रुपये मिल जा रहा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप में डल जाएगा PDF। देखो छत्तीसगढ़ का जो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, भारत के भूगोल का जो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, एडीओ में भी सेम रहेगा, परिचारक में भी सेम रहेगा, पुलिस भर्ती में भी सेम रहेगा। लेकिन जब साइंस का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो वो परिचारक में कॉमन रहेगा। ठीक है, सिर्फ परिचारक के लिए रहेगा। और इंडिया जीके का जो ऑब्जेक्टिव है वो पुलिस भर्ती एडीओ दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कोर्स में वो अपडेट हो जाएगा, तो उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी समस्या है वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो समस्या है उसका जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। और अब मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। ठीक है, बाकी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। सबके सब जो है पढ़ाई पे ध्यान दो, सिलेक्शन लेना है इस साल। चलो सबके सब जय हिंद कमेंट करो और मिलेंगे अब कल।